आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। स्टूडियो में एक माइंडफुल काउंसलर मौजूद हैं जो एक ऑथर भी हैं, गीता चौधरी जी आज हमारे साथ। यू आर दी आंसर क्या मतलब है? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि आप खुद, आपके अंदर आंसर है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। You are the perfect person to ask this question. क्या है जिंदगी? जिंदगी एक बेहतरीन अनुभव है, ये कह सकते हैं बिल्कुल। क्या आपने मेंटल हेल्थ को लेकर जेंडर बायसनेस देखी है? WHO के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि 1 अरब लोग इस दुनिया में मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत बनना है। आपको क्या लगता है आने वाले 20 साल में इस देश के युवाओं की क्या मेंटल हेल्थ रहेगी? मेंटल हेल्थ अगर आप उस पे काम करेंगे, यानी कि मेंटल अवेयरनेस पे आप जितनी ज्यादा चीजें आप स्टेप ले सकते हैं, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डायग्नोसिस ट्रेंड एक चल चुका है। सेल्फ एनालाइजिंग करना बेहतर चीज है, लेकिन डायग्नोस करना ये काफी आपको यहाँ लेके जा सकती है। थोड़ा सा सुसाइड को लेके बात करते हैं। बोल ही नहीं सकती हूँ कि वो कमजोर है। वो उस लड़की ने 3 बार ऑलरेडी सुसाइड करने की कोशिश की थी। विद इन 2 मंथ्स में उसके अंदर बेहतरीन रिकवरी हुई। इस देश में मर्दों को कहते हैं, लड़कों को कहते हैं कि तुझे रोना नहीं। रोना एक थेरेपी होती है। आप हीलिंग सेंटर चले जाइए, काउंसलर आपका इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में परेशान है, निराश है और उसे लगता है कि मुझे आज ही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, और वो इंसान अगर ये वीडियो या पॉडकास्ट देख रहा है, अगर आप उसको कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण आप है कि जो काउंसलिंग है, इट्स अ अर्बन एलाइट कॉन्सेप्ट। काउंसलिंग महंगी चीज है ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा तो आपका जीवन है। Oh my God, what a beautiful answer. गुंजन मैम, आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, क्या बता सकती हैं उन किताबों के बारे में? और सेकंड मेरी बुक है लाइफ इन 3 वर्ड्स। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। जब जागो तभी सवेरा, आज का कोट यही है। तो आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आजकल बात होगी कि आज की जो जनरेशन है वो इतनी परेशान क्यों है। आजकल जो इंडिया में इतना डाइवोर्स हो रहा है उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? हम लोग रिलेशनशिप को लेकर क्या चीज मिस कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं अपने आप को खो तो नहीं रहे? तो आज बहुत सारी चीजें जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, और बहुत बेसिक भी बात करेंगे कि एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक काउंसलर में एग्जैक्टली बेसिक डिफरेंस क्या है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक माइंडफुल काउंसलर मौजूद हैं जो एक ऑथर भी हैं और बात करती हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर खुलकर। कई सालों का, कई दशकों का एक्सपीरियंस है उन्हें इस फील्ड में, और उनकी लाइफ की जब आप जर्नी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि जीना जिंदगी इसी का नाम है। आज हमारे साथ गीता चौधरी जी, आज हमारे साथ गुंजन चौधरी जी मौजूद हैं। दोनों अलग अलग नाम नहीं है, एक ही गेस्ट है हमारे साथ। तो आज गुंजन चौधरी जी से बात करेंगे रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। Gunjan ma'am, thank you so much once again for coming to our studio. How are you? Thank you so much, Ayush. Seriously, I'm very happy today. आज के पॉडकास्ट में हम अपनी ऑडियंस को जीना सिखाएंगे, राइट? बिल्कुल। Exactly. तो पूरा जिएगा जरूर। गुंजन मैम, you are the founder of You Are the Answer .organization. सवाल सबसे पहला ये है, You Are the Answer क्या मतलब है इसका? ये मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट किया है हमेशा से जी, कि आप यू आर द आंसर, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि आप खुद, आपके अंदर आंसर है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर टर्न होइए। ये मैं हमेशा से, मेरी जो जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ या जब भी मेरी बातें होती है किसी से भी, तो हमेशा यही मेरा पर्सपेक्टिव रहता है कि आपको कहीं नहीं जाना है जी। जितना आप अपने अंदर टर्न करेंगे आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये बहुत सोच समझ के आंसर लिखा था कि यू आर द आंसर। ओके, अगर मैं आपसे सवाल करूं, बिकॉज आई नो दैट यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, जी, क्या है जिंदगी? जिंदगी यहाँ बैठी हूँ या फिर लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट को देखूँ तो मैं ये कहूँगी अनुभव है जिंदगी। अनुभव, जितना आप अनुभव ले सकते हो बेहतरीन अनुभव है। यहाँ पे कुछ मत सोचिए आउटकम क्या आने वाले हैं, लाइफ कैसी चलने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। हर तरह की चीज़ों को टैकल करिए, और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ, यस। गुंजन मैम, अगर मैं आज की जनरेशन को देखूं तो उन्हें सब कुछ ही मिला है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें उधर उधर हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को सब कुछ मिला जो पिछले वाली जनरेशन को नहीं मिला। बिल्कुल। उसके बाद भी ये लोग परेशान क्यों हैं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी इस जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है जी, नॉलेज बहुत है, exactly. एक्टिव भी बहुत है, लेकिन यही कह सकते हैं कि वो अपने आप से डिस्कनेक्ट है। अपने आप से रिकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए
एक बहुत बड़ा चैलेंज भी लेकर आता है। True. और यही जेनजीज की भी प्रॉब्लम है हम्म। कि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन अपने आप को संभालने की वो ताकत नहीं है जो मेंटल अवेयरनेस से आती है। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं लौट कर वहीं आऊँगी हर बार, कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करिए। चाहे आप जेनजीज हैं, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप एल्डर पर्सन हैं, डजंट मैटर, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम ठीक करिए। है मैम, हमें आपके सफ़र के बारे में भी जानना है। कहाँ से आपको लगा कि इस बारे में बात होनी चाहिए? आपने अपनी जर्नी में इसको इंक्लूड किया। आप बीटा करके इंजीनियरिंग कर सकती थी, कुछ और फील्ड में चली जाती, एस्ट्रोलॉजी कर लेती। व्हाई दिस? एक्चुअली ये चीज़ कह सकते हैं कि ईश्वर ने थोड़ी सी पहले से ही दी थी। जी। और जब मैंने लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि मैंने अपने आसपास लोगों को देखा कि उनके पास सब कुछ है, मतलब कह सकते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उनके पास पैसा भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन कहाँ कमी है? हर कोई कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा है, और वो हिचकिचा रहा है, यानी कि अपनी मानसिक समस्याएं लेकर बैठा हुआ है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, किसको समझाऊं या किसको बोलूं मैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो मैंने देखा कि यहाँ लोग हर कोई परेशान है। तो ऐसा क्या है कि हर कोई परेशान है, सब कुछ उनके मिलने के बाद भी परेशान है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मेरी पॉइंट था, और तब समझ में आया, क्योंकि हाँ, इस चीज़ पे काम किया जा सकता है। और मैंने अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा अगर देखूँ तो इस चीज़ से कनेक्ट किया है कि स्टार्ट करने का ये कह सकते हैं, मेरे अंदर काउंसलिंग का पहले से ही था, शुरू से शौक शुरू से ही था जी। और मैंने अपनी फील्ड में बहुत सारे काम किए, मैंने बिजनेस भी किए हैं, और कह सकते हैं मैंने बहुत सारी जॉब्स भी की है, टीचिंग की भी की है, टीचिंग भी किया हुआ है। नाइस डिस्कशन, मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में देखा, उसके बाद फिर रियलाइज हुआ। ये मैं कहूँ अपनी स्टार्टिंग की जर्नी थोड़ी सी मैं करना चाहूँगी शेयर जी। फर्स्टली कि 15 साल की एज थी जब मेरी शादी हुई थी। 15 यस, हाँ, एक्चुअली 1.5-2 साल की थी, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, तो 15 साल की एज में शादी कर दी फैमिली वालों ने, कि उनकी भी कुछ अपनी चीज़ें थी कि हाँ चलो कर देते हैं, और दोनों बहनों की शादी कर दी थी। तो 15 साल की एज में ही जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो समझ में वैसे आया तो कुछ था नहीं, लेकिन ये कि ठीक है, ओके, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से एक बहुत बड़ी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई कि सपोर्ट था नहीं ऐसा कोई, हाँ, लेकिन फैमिली का थोड़ा सपोर्ट मिला। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे फादर इन लॉ का सपोर्ट मिला मुझे। ओह माय गॉड। मेरे फादर इन लॉ मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन पर्सन रहेंगे, हमेशा से रहेंगे वो। जी। और मेरी सिस्टर, वो मदर इन लॉ भी मेरी काफ़ी मेरे साथ कनेक्ट रहती हैं। लेकिन ये चीज़ मेरी रही कि हाँ, अभी मुझे क्या करना है। जब हस्बैंड की तरफ से हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था। और जब मैं अपनी फैमिली से मैंने बोला मुझे पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो उन्होंने बोला शादी के बाद पढ़ लेना। तो मैंने शादी के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट की, 12th की, बीकॉम की, एमकॉम की, ये सारी चीज़ें की मैंने। उसके बाद मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सफरिंग रही। बेटा हुआ एक, वो भी एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद चीज़ें माइंड में आया कि अभी पोस्ट ग्रेजुएट कर ली है, अभी क्या करना है। फैमिली ने बोला कि नहीं, आगे नहीं, जॉब नहीं करनी है। तो उस वक्त मेरे माइंड में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि 7 तालों के अंदर बंद कर दो किसी को, लेकिन अगर आपके अंदर एबिलिटीज हैं तो वो निकलती तो हैं, बिल्कुल, वो कहीं नहीं जाए, वो जाएंगी नहीं, लुप्त नहीं होंगी। तो वहां से मैंने सोचा अपने ऊपर काम करना है सबसे पहले, कि जब समय आए बाहर निकलने का तो मैं न्यू नहीं होनी चाहिए लोगों के लिए। मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने पहले क्लासेस लेना स्टार्ट किया, छोटी छोटी क्लासेस लेना स्टार्ट किया। फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जॉब्स भी की, टीचिंग भी की। हर कोई कह रहा कि आप बेहतरीन कर सकते हो, हर किसी के माइंड में था कि आप बहुत ऊपर जाओगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन मेरा था कि देखते हैं क्या होता है लाइफ में। तो वहाँ से ये था कि हाँ, आप खुद अपनी चीज़ों को संभालोगे, यहाँ कोई आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है। आप क्या बनना चाहते हो, मैं ये सबसे बोलना चाहूँगी, आप क्या बनना चाहते हो, अपने लाइफ क्या चाहते हो, कितनी भी सिचुएशन अपोजिट हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपको ना चीज़ों को हारना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब मुझे वो चीज़ करनी है, जॉब भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए,
तब उस चीज़ पे जो मेरे अंदर थी, जो सबसे स्पेशल थी, वो थी काउंसलिंग करना। जी। लोगों को मैंने बहुत सालों से मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, 8 से 10 साल से काम कर रही हूँ मैं इस चीज़ लवली, पे। ओके। तो फिर एक डिग्री भी चाहिए थी, मैंने डिप्लोमास वगैरह किए, सारी चीज़ें की और सर्टिफाइड हुई। देन उसके बाद मैंने प्रोफेशनली चीज़ें स्टार्ट की करना और बेहतरीन रिजल्ट आए। जब इतना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला कि लोग जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, ज़बरदस्त, मतलब कह सकते, तो वहाँ से ये लगा कि यस, लोगों पे काम करना वहाँ से बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कि हाँ, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, मेरे पास मेंटोर नहीं था, मेरी चीज़ें बहुत लंबी जाके इम्प्रूव हुई। तो मुझे ये लगा कि मैं क्यों ना स्टूडेंट को, अपने जो यूथ हैं उनको, मतलब हर किसी को गाइड करूं जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ये कह सकते हैं। ओह माय गॉड। इसी बीच में मेरे एक सवाल भी आपके लिए है कि इंसान माफ़ नहीं कर पाता कई बार कि मेरी इतनी कम उम्र में आपने शादी क्यों करा दी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ ज़िंदगी में बचपन में माँ बाप की लड़ाई देखकर बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि हमारा पूरा बचपन तबाह हो गया। कई बार हम माफ़ नहीं कर पाते। आपने कैसे किया? कभी नहीं आया माइंड में ऐसा। हमेशा से सवाल ये था कि मुझे क्या करना है। हमेशा से ये था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बेहतर कर सकती हूँ, क्या स्पेशल कर सकती हूँ, कैसे अपनी चीज़ों को एक मतलब ऊपर लेवल पे लेके जा सकती हूँ। मनुष्य होने की क्षमता मुझे ना इंक्रीज़ करनी थी हमेशा। मुझे लगता था कि ये जीवन मिला है इतना खूबसूरत, तो इसे ऐसे तो वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। जितना हो सकता है अपनी एबिलिटीज़ को निखारो, उस पे काम करो, तो बस वही काम किया। ये अगर हम ये रखेंगे ना माइंड में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की कि उनकी लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी हुई, कोई भी पास्ट डिसऑर्डर हुआ, सबसे ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर्स यही रीज़न से होते हैं कि वो अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर चलते हैं और उन्हें माफ़ नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके अंदर पल रही होती हैं। इसे पास्ट डिसऑर्डर यहाँ पे बोल सकते हैं। और इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। वो मेंटली सर्वाइव उसी वजह से कर रहे हैं, या तो पास्ट की चीज़ों को लेके कर रहे हैं, या वो फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए चिंतित हैं। यही 2 रीजंस हैं। तो वो चीज़ें ही आपको हमेशा वहाँ नहीं जाने देंगी जहाँ आप जा सकते हैं। वो ईश्वर ने जो आपको एबिलिटीज़ दिया, आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ से, क्योंकि वो एक लेयर होती है। जब तक वो लेयर नहीं हटेगी, आई डोंट थिंक कि आप उसको क्लैरिटी के साथ देख पाओगे। वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको उस पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यूज़लेस थिंग्स हैं। आजकल की जनरेशन को अगर मैं देखूं, या पहले की जनरेशन में भी मैंने नोटिस किया, हम लोग बहुत अच्छे एक्टर्स बन गए हैं। छुपाने लगे हैं सब कुछ। माँ बाप बच्चों से छिपाते हैं, बच्चे माँ बाप बच्चों से छिपाते हैं, और बच्चे अपने माँ बाप से छिपाते हैं। ये जो एक्टिंग करनी हमने सीखी है, ये प्रॉब्लम नहीं दे रही क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सामने से हंस रहा है, लेकिन वो अंदर से टूट रहा है। और वो इस तरीके से टूट रहा है कि उसको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी डिसऑर्डर इस तरीके से हो रहा है कि वो उन्हें नेचुरल ले रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो ठीक होने की बजाय वो उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। और जब वो रिपीट करता है, तो जब वो कोई भी सैडनेस, एंजाइटी को रिपीट किया जाता है, तो वो एक लॉन्ग फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन। यस। और आप इसी डिप्रेशन की शिकार हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जो हो वो नहीं दिखा पा रहे हो। आपको अपने रियल यू से मिलना पड़ेगा। ये मेरी बुक इसी का मैंने जो लिखा था वो इसका बहुत बड़ा, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का बहुत रिलेटिंग पॉइंट है कि ओनली यू। तो मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है कि आप अपनी रियल चीज़ों को दिखाओ। छुपाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो वाइब्रेशन है वो हर कोई एनर्जी वो क्रिएट कर पाता है, यानी कि वो समझ पाता है आपकी चीज़ों को। तो इसीलिए प्रॉब्लम से ज़्यादा हो रही हैं। मैम, ये मेरा बहुत पर्सनल सवाल है, आई डोंट नो आप इसका जवाब देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे। यू बीइंग अ वुमेन, आपको नहीं लगता इस देश की महिलाओं ने, या पूरी दुनिया की भी महिलाओं की मैं बात करूं, उन्होंने ओनली मी कभी किया ही नहीं? एक्चुअली इसलिए नहीं किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो औरतें हैं ना, वो एक स्वतंत्रता के लिए भाग रही हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता है उनकी नज़रों में भौतिक स्वतंत्रता, यानी कि भौतिक रूप में मुझे अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है, मैं अपने मन से पहन रही हूँ, आई एम फ्री, मतलब मैं फ्री हूँ, फ्रीडम है मुझे। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं फ्रीडम है मुझे। मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे फ्रीडम है। लेकिन वो इस चीज़ को फ्रीडम मान रही हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये ओनली मी एक कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। मुझे लगता है कि अगर सच में आप स्वतंत्र हो, तो ये समझो कि आपके विचार स्वतंत्र हैं। आप इस दुनिया में
बेहतरीन कर सकते हो, आप इसलिए स्वतंत्र हो। ईश्वर ने आपको अनगिनत संभावनाएं दी, आप इसलिए स्वतंत्र हो। आप उनको देखो, उनको समझो कि आप कितने ज़्यादा इस दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान, अपने आप को दिखा सकते हो, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनली मी की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर टर्न करने की ज़रूरत है और ये देखना ज़रूरत है कि भौतिक दुनिया में नहीं, आप अपनी आंतरिक दुनिया में कितने स्वतंत्र हैं। ठीक है। क्या आपने मेंटल हेल्थ को लेकर जेंडर बायसनेस देखी है? आपको लगता है कि विमेन्स ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं एज कम्पेयर टू मेन, या फिर ये दोनों के सिमिलर केसेस हैं? इस वक्त अगर देखा जाए तो देखिए, WHO के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि 1 अरब लोग इस दुनिया में मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, 8 अरब है दुनिया की पॉपुलेशन। हाँ, तो 1 अरब, Oh my 1 God. अरब, जिसमें से कह सकते हैं कि 30 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से हैं, जो उनकी रिपोर्ट है ये जी। और ये कह सकते हैं कि 30 करोड़ लोग डिप्रेशन के से प्रभावित हैं। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं है, यहाँ पे चाहे वुमन हो चाहे मैन हो, यहाँ पे हर कोई जो इंसान, मैं इंसान की बात करूंगी, मैं वुमेन और मैन की मैंने कभी बात ही नहीं की और ना मैंने कभी सोचा है इस बारे में। तो मैं कहूँगी जो इंसान अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, अपनी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के आ ही रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो यही WHO की भी कंसर्न है और बहुत सारे विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि अगर हमने सही स्टेप नहीं लिए, सही समय पर हमने इन पे स्टेप्स नहीं लिए, अब इन पे काम नहीं किया, तो आने वाला समय यू हैव नो आइडिया कि ये चीज़ कहाँ जाने वाली है। इन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 24 साल से कम एज के जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। 24 साल से कम एज के। Oh my God. और ये संख्या आने वाले टाइम में बहुत ही चिंताजनक, हम कह सकते हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली है। आप इसका अभी सोच भी नहीं सकते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल यानी ट्वाइस राइस, कितने गुना आप कह सकते हो, उसका आपको आइडिया भी नहीं है। तो और क्यों नहीं है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम है, जाना कॉमन है, सामान्य है, लेकिन मानसिक प्रॉब्लम है तो फिर जाना कॉमन क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मतलब उन्हें जाना चाहिए ना, वो चीज़ें भी करनी चाहिए उनको। वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाएंगी, प्रॉब्लम मैं ठीक कर लूँगा, अपने आप हो जाएंगी, सिचुएशन है, अपने आप ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कोई ये बताया जाए कि सिचुएशन सेकंड भी आने वाली है। Oh my God, फिर क्या करोगे आप? उसमें भी फिर आप ऐसे ही परेशान रहोगे तो फिर क्या करोगे आप? थर्ड भी आने वाली है, बिकॉज आप जब तक आपका जीवन है वो आएंगी ही आएंगी। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत बनना है। आप आने वाले टाइम में देश का भविष्य कैसे देख रही हैं व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ? आपको क्या लगता है आने वाले 20 साल में इस देश के युवाओं की क्या मेंटल हेल्थ रहेगी? मैं मोदी जी से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर मेरी चीज़ अब हाथ तक जाए तो आप स्किल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट करने पे काम कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को एक कोर कह सकते हैं, कोर आइडिया भी कह सकते हैं, रूट कॉज कह सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेंटल हेल्थ। अगर आप उस पे काम करेंगे, यानी कि मेंटल अवेयरनेस पे आप जितनी ज़्यादा चीज़ें आप स्टेप ले सकते हैं, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चाहे कोई स्टूडेंट हो वो भी मेंटल स्ट्रेस में है, वुमन हो, हाउस वाइफ हो, वो भी मेंटल स्ट्रेस में है, कोई कॉर्पोरेट्स के पर्सन हो वो भी मेंटल स्ट्रेस में है। कौन नहीं है मेंटल स्ट्रेस में? आप मुझे बता दीजिए, कौन नहीं है? तो उन पर काम करना ज़रूरी है, और जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता आने वाला टाइम बेहतर हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, यानी कि जो भी हाउस वाइफ हो, किसी के लिए भी नहीं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी और हम सबको मिलकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा स्टेप यही है, हमें इस पे काम करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आती हैं जी। वहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लगता है शायद 100 में से 1 या 2 इंसान ही होगा जिसको पता होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है। बिल्कुल सही। और ऐसे ही देश के, अगर मैं बाकी राज्यों की बात करूँ या पूरे देश के राज्यों की बात करूँ, तो वहाँ पे भी कंडीशन ऐसे है। बिल्कुल। आप कैसे गरीब को समझाओगे कि आपका अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है? बिल्कुल सॉल्यूशन निकाला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ हर कोई हेल्प चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो प्रॉब्लम क्या है। वो ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ें चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए, वो
ऐसा चाहते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे अगर अपने रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो मुझे वो इंसान ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊँ, सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊँ। लेकिन अगर बात की जाए रूरल और अर्बन एरिया की, मुझे लगता है दोनों में से भी कोई भी अवेयर नहीं है। बहुत कम परसेंटेज है इस अवेयरनेस की, बहुत कम परसेंटेज। और वहाँ भी परसेंटेज सिर्फ इतना है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कोई इंसान उस लेवल पर जा चुका है कि वो आत्महत्या कर रहा है, तब देखा जाता है कि हाँ यार उसको कोई प्रॉब्लम है। तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मानता। मतलब अगर आप परेशान हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आप ठीक हो, मतलब कोई बात नहीं, चलो आ जाओ घूम आओ, उसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। रूरल एरिया में भी वही है, अर्बन एरिया में भी वही है। लोग मेंटल अवेयरनेस को वो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जबकि प्राथमिकता हमें उसी को देनी चाहिए। ये कोई भ्रम या डर नहीं है या हेजिटेशन नहीं है, ये प्राथमिकता देने वाला पहला स्टेप होता है। अगर आप पहला स्टेप देंगे, स्टेप रखेंगे, तो ऐसा है कि आने वाली जो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है वो नहीं होगी, और इसीलिए आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो इंसान गरीब है उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल्स देखे हैं, उसको पता है कि जिंदगी से कैसे कॉप अप करना है। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान अमीर है तो वो स्ट्रगल्स नहीं करना चाहता। तो क्या कुछ गरीबी अमीरी का भी इसमें कुछ मैटर है मेंटल हेल्थ को लेकर, कि गरीब जो है वो शायद सुसाइडल केसेस पे नहीं जाएगा, जो अमीर है उसमें ज्यादा चांसेस है वो वीक पड़ जाएगा बहुत जल्दी? आपको लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा अमीरी और गरीबी सिचुएशंस होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सिचुएशन में अमीर और गरीब ये कह सकते हैं कि गरीब के पास सिचुएशन को टैकल करने के लिए पैसा नहीं होता है सम टाइम, यानी कि अमीर इंसान के पास इतना पैसा होता है कि वो सिचुएशन को टैकल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेता है पैसे की वजह से। लेकिन गरीब इंसान उस चीज़ को, मुझे लगता है कि वो पैसे की वजह से कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की बात की जाए, मुझे लगता है दोनों को ही आवश्यक, और इस समय पे अमीर इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि मैंने देखा है जितनी भी मैं लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तो वहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि लोग अफोर्ड कर सोचते हैं कि हम अफोर्ड, गरीब लोग कर नहीं पाते हैं, पैसे देने में वो इंटरेस्टेड होते नहीं है, तो उनको ये लगता है कि यार ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोगों का ही है, और अमीर लोग सबसे ज़्यादा परेशान है इसमें। मेंटल स्ट्रेंथ उनके अंदर बहुत डाउन है, वो पैसे पे काम कर रहे हैं लेकिन वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जब भी इंसान परेशान होता है, या तो उसे ऊपर वाला अपना भगवान या खुदा याद आता है, या फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो देखता है कि भाई मेरी कुंडली चार्ट देखो क्या दिक्कत आ रही है। कोई इंसान कभी बात क्यों नहीं करता कि अभी हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? नहीं जाते। ये एक बहुत अच्छी बात ओशो ने बोली थी कि हम ईश्वर को मतलब हमने ईश्वर बना दिया है, और उस ईश्वर को वो शक्तियाँ दे दी है कि वो ही संभालेगा सब कुछ। हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ है, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, और हम कुछ चीज़ें ईश्वर पर डाल देते हैं कि वो संभालेंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हमारा समय सही आएगा तब हम वो चीज़ें करेंगे। और दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन होती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कर्म का फल मिलता है, ये सच बात है, धर्म का फल नहीं मिलता। आप पूरे जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ लीजिए, या फिर जितने भी आप पूजा कर लीजिए, 4-4 घंटे बैठ के, मुझे लगता है आप एक जगह पर बैठे रहिए, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, 1 घंटे भी, 15 मिनट भी, आप डेली अवेयर नहीं होते हैं, अपनी अवेयरनेस पर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी क्लैरिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ना ईश्वर काम आएंगे, ना कुछ और काम आने वाला है, एस्ट्रोलॉजी काम आने वाला है। आप मानती हैं, ओशो को मानती हैं? हाँ, मैं उनको पढ़ती हूँ, बिल्कुल। मैं हर उस इंसान से, मतलब जिससे भी मुझे कुछ अच्छा मिल सके, कुछ प्रोडक्टिव मिल सके, और कुछ लॉजिकल जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी लाइफ में, मेरी ग्रोथ में काम आए, डेफिनेटली आए फॉलो। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सुधर सकती है, लेकिन जो लोग नास्तिक हैं उनका क्या? देखिए, स्पिरिचुअलिटी को अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी में ही साइंटिफिक वे भी आए हुए हैं। मतलब देखा जाए तो दोनों ही आप पर्सपेक्टिव से उसे देख सकते हो जी। साइंटिफिक वे में भी वही बातें हैं, और स्पिरिचुअल वे में भी वही बातें हैं। कि अगर देखा कि आप एक ऑब्जर्वर हो, यहाँ पे आप दृष्टा हो, ये चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में बताई जाती है। ठीक है। अगर कोई नास्तिक है तो वो इस चीज़ को कैसे समझेगा कि मैं तो, उसको एक साइंटिफिक वे में बताया जाता है, साइकोलॉजिकल वे में। ये साइकोलॉजी को भी स्पिरिचुअलिटी से आप देखेंगे काफ़ी टाइम पहले की, अगर सालों की अगर आप रिसर्च करेंगे तो जो साइकोलॉजी है उसको स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्ट किया गया था।
मानसिक चीज को आध्यात्मिक चीज से कनेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाया गया था। तो अगर जो इंसान मुझे लगता है स्पिरिचुअल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल वे में समझ सकता है, मैं उसके कंफर्ट जोन से बात कर रही हूँ, मैं ऐसे प्रेशराइज नहीं करूंगी नहीं उसे स्पिरिचुअल ही होना चाहिए, वो उसका पॉइंट है अगर वो करना चाहे। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल वे ले लीजिए या फिर स्पिरिचुअल वे, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि उन पे काम करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सुसाइड को लेके बात करते हैं। जब भी कोई इंसान ऐसा कमिट करता है तो हम पीछे से ये कहते हैं कि बड़ा कमजोर आदमी है, बड़ी कमजोर औरत है जिसने ऐसा इतना बड़ा स्टेप उठाया। सच बताइए, आपको क्या लगता है कि वो कमजोर थी या कमजोर था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि वो कमजोर है। मैं एक बोलना चाहूँगी, एक पर्सन के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये भी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ही रहा, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। एक पर्सन, एक मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि गुंजन, एक लड़का है और जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि उसे तुम ही ठीक कर सकती हो और एक बार उससे कनेक्ट करो, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। बोली लेकिन हाँ, उसका एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़रूरी नहीं तुम्हारी बात ही समझे, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में। अगर वो सच में उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आने होंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को समझेगा, और नहीं बदलाव आने होंगे तो ठीक है, वो अपनी चीज़ें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उससे बात की, उसने अपनी चीज़ें बताई। तो मैंने उससे बोला ठीक है, ऐसे ऐसे काउंसलिंग है और आपको 1 घंटे देना पड़ेगा अपना। तो उसने बोला कि मैं बिल्कुल देखता हूँ। पहले तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, एज़ यू, जैसे तुम चाहो। तो फिर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं मन आया जो भी था, उसने बोला कि ठीक है मैम, मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा अगर, मैंने सिर्फ उससे एक बात बोली कि तुम ठीक होना चाहते हो, बस ये बताओ कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में अगर चीज़ें होंगी मेरी बेहतर तो मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगा, या फिर मैं ज़रूर आपके पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने ऊपर जो मैं बोल रही हूँ उस पर काम करो और हम लोग साथ में मिलकर चीज़ें करते हैं। तो उसने बोला ठीक है। और वो लड़का यूपीएससी सीजीएल का वो कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, और काफ़ी बेहतरीन लड़का कह सकते हैं उसे। और लेकिन हुआ ये कि उसकी सेकंड या थर्ड डे उसको एक रिज़ल्ट आया जिस चीज़ के रिगार्डिंग, उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ था। तो ठीक है, उसने बोला कि मैम कंटिन्यू करते हैं। तो उस पर काम किया गया, उसने भी अपनी चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से समझी, और सच में डिफ़िकल्ट रही चीज़ें। उसको सुबह उठाना, वो नहीं उठ रहा है, मैंने कहा उठो जल्दी, मतलब वहाँ फिर मेरा एक चैलेंज बन गया, उसको ठीक करना एक चैलेंज था मेरे लिए कि उठो जल्दी, सुबह उठो। मैं सोची थी कि परेशान होगा, लेकिन फिर भी होने दो। और ऐसे कर करके हमारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चली। और एक्चुअल मैं ये बताना मैं भूल गई कि वो उस लड़की ने 3 बार ऑलरेडी सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो ये दुख की बात थी। और मैं ये कहूँगी कि तब वो मेरे पास कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा था। और मुझे, जब मैंने उससे बात की, मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग थी चीज़ें, लेकिन वो था ना कि माइंड में कि करना है कुछ, ऐसा तो नहीं। उसमें थी वो क्वालिटीज़, वो स्ट्रेंथ थी उसके अंदर जो मैंने देख ली थी उससे बात करके। बट ये था कि आप जो बोल रहे हैं ना, बीक तो बिल्कुल नहीं था वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी उसके अंदर, जो मुझे दिख पा रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा थी कि मुझे लगता था ये लड़का कुछ तो ऐसा करेगा जो मुझे लगता है ज़बरदस्त करेगा, जो भी करेगा। तो 6 महीने हुए, 7 महीने, 6 महीने कह सकते हैं, वो तो बात की चीज़ है। विदिन 2 मंथ्स में उसके अंदर बेहतरीन रिकवरी हुई, और वो रिकवरी जो थी उसकी, वो एक्सट्रीम लेवल की थी जी। उसका माइंड, उसकी सोच, उसकी विचार, उसका जीवन इस लेवल से चेंज हुआ कि मुझे भी यकीन नहीं था कि वो उतना चेंज कर सकता है अपने अंदर। उसने अपनी चीज़ों को उस तरीके से ग्रो किया, उतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया कि मैं कह नहीं सकती हूँ। वो देखा, उसके बाद उसका मेरे ऊपर बहुत विश्वास होता गया, और एक समय तब आया, तब उसने बोला कि मैम कुछ काम करना है आपके साथ मिलके, आप बताइए मुझे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, कर लेते हैं। अब मैंने बोला कि आपके लिए प्रपोजल है, बट आप बताइए कि अगर आप हाँ करेंगी तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप नहीं करेंगी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी ही रिगार्डिंग है जी। मैंने कहा ठीक है।
मेरी चीज़ें जो चल रही थी बहुत स्लो लेवल पर चल रही थी, बहुत स्लो लेवल पर, यानी कि मैं सिर्फ 1-to-1 काउंसलिंग करती थी और मैं लोगों को गाइड करती थी। उस लड़की ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। उसने ये सपोर्ट किया, उसने अपना वादा पूरा किया, उसने जो रिटर्न दिया ना वो इतना ज़बरदस्त रिटर्न था कि मुझे लगता है कि शायद अपने भी नहीं दे पाते। उसने वो चीज़ मेरे अंदर देखी, मतलब लोग बहुत दिखते थे मेरे अंदर, हर कोई कहता था तुम बहुत कुछ करोगी, लेकिन जो सपोर्ट होता है ना, जो कि हाँ आप करोगी और मैं करवाऊंगा, आप करो और मैं वो रिटर्न दूंगा आपको, उसने वो रिटर्न दिया। इवेंट्स हुए हमारे, उसने, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, यू आर द आंसर। You are the answer. Okay. You are the answer. Then you have started after this. Yes. Oh my God. And मैंने उससे बोला कि हम आने वाले टाइम में बिल्कुल काम कर रहे हैं, और हमने जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो ये बेहतरीन टर्निंग पॉइंट था उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये आज ये जर्नी उसी के कारण पूरी हो पाई है, और ये उसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। मुझे लगता है कि उसने इन्वेस्टमेंट जो मैंने उसके ऊपर किया, उसने बेहतरीन रिजल्ट दिए, बेहतरीन रिटर्न वापस किया उसने, बेहतरीन रिटर्न एग्जैक्टली। और अब साथ में आप लोग काम कर रहे हैं तो आई थिंक इससे बड़ी तो कुछ बात भी नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, लेकिन थैंकफुली वो आपसे कनेक्ट हो गया, उसे पता लग गया कि YouAreTheAnswer.organization एक है ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं बात कर सकता हूँ, कैसे समझाते हैं आप उसको, क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले मेरा जो काम है, मुझे लगता है मैं उसके ट्रस्ट पे काम करती हूँ। जब मैं उससे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करती हूँ, उस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में उसकी जो हाईलाइटेड लैकिंग पॉइंट हैं उन पे काम किया जाता है। यानी कि जैसे होता है ना, हमारी एक थेरेपी होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें उसके विचारों को देखा जाता है कि किस तरीके से उसके थॉट में डिस्टॉर्शंस हैं, क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, किस किस चीज़ पे काम किया जा सकता है, उनको हाईलाइट करके उनको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्पिरिचुअल विजडम के साथ एंड प्रैक्टिकल गाइडेड के द्वारा हम उस पर्सन को बेहतर काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो उसके अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, उसको बेहतर तरीके से समझ में आए और वो अच्छे से रिकनेक्ट कर पाए मतलब अपने आप से, खुद अपने अंदर आंसर ढूंढे, क्योंकि हमारा काम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है ही नहीं। हमारा काम है कि वो अपने आंसर खुद ढूंढे, अपने ऊपर खुद काम करे, अपनी भावनाओं को समझे, अपने अंदर अपनी क्वालिटीज को समझे, अपनी एबिलिटीज को समझे और उस पर काम करे। हमारा काम किसी एक समस्या को लेकर या एक कह सकते हैं एक टेम्पररी सॉल्यूशन देना नहीं है, हमारा काम उसकी होल लाइफ पर काम करना है, उसकी पूरे जीवन पर काम करना, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर काम करना और उसे उस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो इस दुनिया में कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है, अभी हाल फिलहाल में आपने खबरें भी देखी होंगी मर्डर मिस्ट्रीज को लेकर, इंसान के दिमाग में जब इतना खून आ जाता है कि मुझे सामने वाले को खत्म कर देना है, तो आप एज अ काउंसलर उसका दिमाग कैसे पढ़ पाती हैं? आपको क्या लगता है, क्या उसके दिमाग में ऐसी चीज आई कि उसने किसी को खत्म नहीं कर दिया? देखिए, ये जो स्टेज होती है, ये जो समय होता है, उस समय पे जो पर्सन होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब नहीं कह सकते, मतलब एक अलग ही लूप में होता है, मेंटल लूप में होता है, और वो जो मेंटल लूप होती है उसे लगता है कि मैं सही हूँ, और जो मैंने किया या मर्डर किया, फिर किसी के साथ कुछ भी गलत किया, यहाँ पे रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज के टाइम में, तो वो जो समय होता है, वो हम इंसान ही होते हैं, नॉर्मल चीज़ है, तो हम इंसान होते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना गलत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वो पर्सन एक मेंटल लूप में होता है, उसे ये ही नहीं पता होता कि वास्तविकता क्या है। वो उस ही कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, अगर वही कंटिन्यू चलते हैं तो वही सत्य बन जाते हैं, वही वास्तविकता बन जाते हैं। विचारों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, विचारों का अस्तित्व सिर्फ इतना है कि जो आप उसे अगर कंटिन्यू उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, आप वही बन जाओगे। तो वो इंसान अगर मर्डरर है या रेपिस्ट है, तो उसके अंदर वो चीज़ें एक दिन में नहीं आई हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा, हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं, इन्वायरमेंट कह सकते हैं, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इन्वायरमेंट तो आप समझ लीजिए कि आप मैंने वीडियोस में भी बहुत बार बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो क्रिमिनल हैं या फिर बदतमीज़ हैं, तो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सेफ़ रहूँगा। नो, आप सेफ रह ही नहीं सकते, बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हिडन लर्निंग ले रहा है,
वो सब कुछ सुन रहा है जी। और एक समय आएगा आप वो स्टेप लोगे, आप भी रेपिस्ट बन सकते हो, आप भी मर्डरर बन सकते हो, या आप भी वो इंसान बन सकते हो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। तो इसीलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है, आपकी डेली लाइफ में आप क्या पैटर्न रिपीट करते हो वो भी हो सकता है। इसके रूट कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। किसी इंसान ने, दोबारा करते हैं वाला सवाल, फॉर एग्जाम्पल किसी लेडी ने अपने 8th मंथ में उसका मिसकैरेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी माँ ने अपने जवान बच्चे को खो दिया, किसी बाप ने अपने ब्रदर को, या फॉर एग्जाम्पल किसी की भी मिसहैपनिंग साथ में हुई, तो आप इन लोगों को जिनके साथ इतनी बड़ी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है उनको कैसे काउंसलिंग करते हो और उन्हें कैसे एक्सेप्टेंस दिलाते हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो किसी भी तरीके का आपके जो बिछड़ना हो हमारा किसी रिश्तों से, वो बहुत तकलीफ़ देता है। और वो तकलीफ़ कितनी गहरी है पहले ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और उस तकलीफ़ को हमें जड़ से निकालना है। और उस जड़ से निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उसके किस तरीके का कोई वो पैटर्न रिपीट कर रहा है। यानी कि एक होता है कि कोई इंसान है जिसको डिप्रेशन हो गया कि उसको छोड़ के चला गया। अब छोड़ के जाना, वो चीज़ें हो गई, वो आपकी चीज़ें जा चुकी पास्ट में से। अब आप अभी क्या कर सकते हो, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी, हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन मुद्दा ये है कि जब हम किसी को डिसऑर्डर से निकालते हैं, अब वो निकल गया, अभी क्या है, तो वो चीज़ें भी वहीं से स्टार्ट होती हैं कि आप अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी, आप कौन हैं, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ का। आपका पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि कोई इंसान कोई रिश्ते के नाम रिश्ता जो भी था आपका वो आया और उसके जाने के बाद आपका जीवन समाप्त हो गया। ठीक है। जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक आपकी सांसें हैं, आपको इस जीवन में जीना है। तो आप कितना बेहतर अपने आप को कर सकते हो कि आप उस इंसान के साथ कनेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से इमोशनल डिपेंडेंसी होना और उसकी वजह से अपने जीवन को स्पॉइल करना, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। तो हम उसे मेंटल पैटर्न, साइकोलॉजी के द्वारा भी और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा उस चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं 2026 में, तो डाइवोर्स की कंडीशन बहुत बुरी है। कोई भी रिश्ते में खुश नहीं है। हर इंसान को, मैंने अभी देखा कि शादी के 4 दिन बाद लड़की ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। हाँ। सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि इंडिया में ये जो डाइवोर्स कल्चर है, आप एज अ काउंसलर इस चीज़ को कैसे देखती हैं, और क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोग इंसान शादी करना ख़त्म कर देंगे? देखिए, सबसे पहले क्या देखती हूँ इस बारे में बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स भी हो रहे हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है रिश्तों को संभालने के लिए। आपके अंदर वो समझ आपने डेवलप नहीं की, आपने एक एक्साइटमेंट में एक फैसला ले लिया और आपने सोच लिया कि हाँ, शादी बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, उसको अपना कर। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे डाउन होती हैं, तब आपको हकीकत समझ में आती है। और जब वो हकीकत से जब आप पेशेंसली हैंडल नहीं कर पाते हो, तब आप एक डिसीजन लेते हो, और वो डिसीजन होता है अलग होना, डाइवोर्स होना। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, हम लोग उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, और उसमें देखने को मिल रहा है कि चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ वहीं पर आकर टिकती है कि कोई एक दूसरे को पेशेंसली हैंडल नहीं करना चाहता, कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि समझने के लिए पहले खुद को समझना भी ज़रूरी है, और खुद को समझ नहीं पा रहे हैं हम। बस हमें ये चाहिए, हमें ये एक्सपेक्टेशन है, हमें ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन हाई हो रही है और पेशेंस डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से जो चीज़ें घट रही हैं वो बहुत ही गलत डिसीजंस ले रहे हैं लोग, और उन्हें लगता है वो फ्रीडम है। सबसे बड़ी चीज़ वो फ्रीडम है, और वो जबकि फ्रीडम नहीं है, वो एक और मेंटल लूप में जा रहे हैं वहाँ से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है। एक टाइम था जब पूरा संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, ताऊ चाचा सब, दोबारा करते हैं। एक टाइम था जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, ताऊ चाचा, बड़े बड़े रिश्तेदार रहते थे एक ही घर में। उसके बाद हमारी जनरेशन को क्या हुआ कि हमने सबने अलग अलग घर करने शुरू कर लिए, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए। उसके बाद कुछ लोगों को ये हुआ कि हम बैचलर रहना शुरू कर देते हैं, अकेले रहते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इतने बड़े बड़े करके हम जो अपने आप में चले गए हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। बिल्कुल हो ही नहीं सकते। आपने अपने आप को एक्सप्लोर थोड़ी किया है, आपने तो अपने आप को श्रिंक किया है ना,
तो दिक्कत सिंपल सी बात है, जब आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, अपने आप को श्रिंक कर रहे हो, तो श्रिंक करने वाली चीज खूबसूरत कैसे हो सकती है? वो तो कहते हैं आजाद परिंदा बन गए हम। आजाद परिंदा होने के लिए आजाद सोच की जरूरत होती है, सिचुएशन की जरूरत नहीं होती है। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे फैमिली में 10 मेंबर हैं टोटल, और मैंने अपनी फैमिली को काफी अच्छे संभाला है, और मैं अपनी चीजों को भी संभाल रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है और आपने अपने ऊपर इतना काम किया हुआ है, तो आप हर रिश्ते को संभाल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग वो नहीं कर रहे हैं। रीजंस ये है, मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगी, रीजंस ये है कि लोगों के अंदर पेशेंस भी कम है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है दूसरों को लेकर, जो वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। रिश्ते चाहिए नहीं उन्हें, उनको फ्रीडम चाहिए। सबसे मेन पॉइंट इसका बोल सकते हैं फ्रीडम की वजह से जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर हो गई, न्यूक्लियर से और खत्म हो गई, बैचलर हो गई, डिंक चलने लगा। हाँ। जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर को चाहिए था कि हम लोग बस बच्चे और हम लोग हैं, और फिर उनको चाहिए कि भाई मैं अकेला ही रहूं, इतना काफी। और वो अकेले में भी सबसे दुख की बात ये है कि वो परेशान है। क्यों परेशान है? ये बहुत अच्छी बात है कि अपना पोषण लेने से इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये बेहतरीन बात है, और इसे मैं मानती हूँ, अग्री करती हूँ, क्योंकि आप इस दुनिया को देखिए, अनुभव करिए, हर किसी से कुछ ना कुछ उठाइए, आपको बेहतरीन जो बनेगा ना, जो कॉम्बिनेशन, वो बेहतरीन होगा। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही पोषण को ले रहे हैं, और वो पोषण क्या है? सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशंस, रील्स, वहां से उठाई गई कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाए लेकिन करना चाहते हैं, उससे होने वाली डिसअपॉइंटमेंट, वो सब चीजों को जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो आपको स्ट्रेस देता है। तो सोशल मीडिया पे जो दिखावा चल रहा है, अच्छी सुंदर सुंदर रील डाल के कि लवली कपल्स, बेस्ट कपल, और घर के अंदर लड़ाई चल रही है। घर के अंदर लड़ाई चल रही है, हाँ। ये बिल्कुल, ये एक्चुअली यहाँ पे लोग, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी चीज़ों को टैग कर और नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से, यानी कि उनके अंदर इतना बड़ा लूप होल है, एक तरीके से कह सकते हैं, कि दुनिया को दिखाना है हम बेहतर जी रहे हैं, दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो अपने ही उस लूप होल में फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं, जो होने वाला जो स्ट्रेस होता है, वो आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं है उस चीज़ का। हम इस देश में मर्दों को कहते हैं, लड़कों को कहते हैं कि तुझे रोना नहीं है, यू डोंट हैव टू क्राई, है ना, लड़की मत बन, रोना थोड़ी है। तो ये जो हमने मर्दों के एक्सप्रेशंस और इमोशंस को खत्म किया है, ये समाज आने वाले वक्त में कितना भुगतेगा इस चीज़ के लिए? ये सच में बहुत गलत चीज़ है। रोना एक थेरेपी होती है। आप हीलिंग सेंटर चले जाइए, वहाँ आपके जो पास्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं, आपसे बोला जाता है आप जितना रो सकते हो आप रोइए। आप रो, परेशान जो भी होना है, जितना भी रोना है आपको, अपने रो के अपने अंदर से सारा जो भी डिसऑर्डर्स है, वो जितनी भी अपने अंदर तुमने समेटा हुआ है, उसको निकाल दीजिए। रोना एक बेहतरीन हीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा लगता ही नहीं है, ये चीज़ें प्रूफ भी हैं, साइंटिफिक वे में भी देखा गया है। आप देखिएगा कि आप जब भी परेशान हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक लूप होल क्रिएट हो गया हो, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, मेंटल एग्जॉशन हो गया हो, उस वक्त रोने का मन करता है। और उस वक्त आप रो लीजिए, रोने के बाद जो माइंड को जो स्टेबिलिटी मिलती है ना, जो रिलैक्सिंग मिलती है, वो बेहतरीन होती है। तो मर्दों को और यहाँ पे औरतों की बात ही नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है रोना अगर किसी को आए तो रो लो, रो कर खुद फिर दोबारा टूटो, और टूट के दोबारा से खड़े होना, जुड़कर, वो एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन होता है इस दुनिया के लिए। बिल्कुल। तो ये मर्द औरत की बात ही नहीं है यहाँ पे। एक शायरी है, यूं जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। हमारे दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। क्या हो गया लोगों को? ये अपनी जो दुख, जो हंसी के पीछे दुख है ना, वो मैं कहूँगी 95% लोगों की है। 95% मैं सच में, मतलब मैंने जितनी भी लोगों से बात की है ना, अगर नॉर्मली कॉन्फ्यूजन हुई है देन ठीक है, लेकिन जैसे ही, क्योंकि मोस्टली होता है कि हर कोई अपनी डीप थी, यानी कि जो भी पर्सनल चीज़ है वो मुझसे शेयर कर लेता है, हर, मतलब मैं कहूँगी काफ़ी, मतलब एक्सट्रीम लेवल की परसेंटेज में कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 25 का हो, चाहे वो 45 का हो।
तो यहाँ पे मैंने देखा कि हर किसी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक दुख है अपने अंदर, जो अपनी खुशी के सामने इंसान छुपाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसी चीज़ से समझना है, लड़ना नहीं है आपको। आप लड़ोगे तो एक और मेंटल लूप क्रिएट हो जाएगा। लड़ना नहीं है, आपको ये समझना है कि ये मैं जो हूँ, मेरे अंदर खुशी क्या है जी। इस चीज को मुझे दिखाना नहीं है दूसरों के लिए, मुझे खुद खुश रहना है। दूसरों को दिखा के चेहरे पे हाँ मैं खुश हूँ और आप अपने अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो। क्यों टूट रहे हो? क्यों टूटना है आपको? और टूटना है तो टूट के जुड़ो, उसी वक्त आपको ये जुड़ना भी आना चाहिए। बस इसी पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करियर काउंसलिंग को लेकर भी बात करते हैं। कोई इंसान अगर बार बार अपनी लाइफ में करियर चेंज कर रहा है, हम कह देते हैं कि तुझे तो जिंदगी का कुछ नहीं पता, सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, कैसे समझ पाए इंसान? मैंने आजकल बहुत सारे लोगों से जिनसे भी मैं मिलता हूँ, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे हैं लेकिन डिग्री किसी और चीज की उन्होंने ली थी। क्या हो गया लोगों को? एक्चुअली यहाँ पे प्रोफेशन की बात की जाए तो लोग दौड़ रहे हैं, चूहा दौड़। द रैट रेस। हाँ, द रैट रेस ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है जी। हर कोई दौड़ रहा है। अगर कोई एक प्रोफेशन को चुन रहा है तो कोई दूसरा इंसान भी उसको देख के इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोफेशन को चुन रहा है। लोग इन्फ्लुएंस होकर चुन रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं अपने अंदर कि मेरे अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज है, मेरे अंदर जो एबिलिटीज है मुझे उस पर काम करना है। डजेंट मैटर कि लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ना स्टूडेंट को वही काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ करियर को लेके, मेरे माइंड में ये आ रहा है मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो मेरा सवाल ये होता है कि शांत हो, पहले ये देखो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज है। ईश्वर ने हर किसी को बेहतरीन स्पेशल क्वालिटीज दी हुई हैं, बस उसको रिकॉग्नाइज हम लोग कराते हैं। हमारा काम ये है काउंसलिंग में कि स्टूडेंट की काउंसलिंग करने के लिए हम ये जो करते हैं वो यही है कि उसको रिकॉग्नाइज कराना कि आपके अंदर क्या बेहतरीन स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं जिन पर आप काम कर सकते हो और उनको शार्प कर सकते हो। अगर उनके अंदर वो शार्पनेस नहीं है, लेकिन मैंने उस बच्चे के अंदर देख लिया कि वो एनर्जी है उसके अंदर, तो मैं उस पर काम करूंगी और उसको निखारूंगी और फिर वो बच्चा जो निकल कर आएगा वो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगी। वो एक मेंटोर का काम होता है। तो मेरा मेंटोरशिप, मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज़ पे काम करें क्योंकि उनको मेंटोर की बहुत ज़रूरत है। Exactly. माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। ये बताना चाहूँगी कि माता पिता की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की होती है बच्चों से। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे या मेरा बच्चा डॉक्टरी करे या जो भी है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। वो यही नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या है, उसके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जिस पर उन्हें उसे काम करना चाहिए, यानी कि जिस पे हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी खुशियाँ भी हों और वो उसको प्रोफेशन भी बना ले। यहाँ पे आके ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो पेरेंट्स की सुने, फ्रेंड्स इन्वायरमेंट है उनकी सुने या फिर अपनी सुने। तो फिर हम उसको वो क्लैरिटी देते हैं, वो अवेयरनेस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए जो आप हो। जी, कई बार दिल और दिमाग की लड़ाई चलती है। दिमाग कहता है कि वही करो जो सही है, जो समाज करता जा रहा है। दिल कहता है कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, कुछ नया करना है, अपने आप की सुननी है। बिल्कुल। किसे जिताना चाहिए? देखिए, ये दिल और दिमाग जिसको हम बोलते हैं वो एक लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है, और एक होता है आपको हम बोल सकते हैं जितना भी उसने एक्सपीरियंस लिया है अब तक। सबकॉन्शियस माइंड और माइंड कॉन्शियस माइंड का भी यही पैटर्न चलता है कि जहाँ पे दिल और दिमाग, यानी कि दिल वो होता है, मन कह सकते हैं, जिसने अभी तक अनुभव लिए हैं और उस अनुभव से उसे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए जी। दिमाग कहता है कि जो लोग कर रहे हैं मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, मुझे भी किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, मुझे ये करना चाहिए। तो दिल और दिमाग की जो लड़ाई है वो हमेशा ऐसे चलती है और जहाँ पे कभी दिमाग लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो जब लॉजिकल और इमोशनल चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं तो आपका माइंड एग्जॉस्ट होता है, और माइंड एग्जॉस्ट होता है जिसे बोलते हैं दिल और दिमाग की लड़ाई करना। exactly. और वहाँ पे आप जो होते हो ना, वो आपके पास फिर वो क्लैरिटी नहीं होती है। उस क्लैरिटी के लिए आपको ज़रूरत होती है किसी दूसरे पर्सन की, जो बोल सकते हैं काउंसलर आपका इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। काउंसलर का बहुत बड़ा रोल आता है, बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो आपके करियर को भी सेट कर देता है। हाँ, कई बार इंसानों के साल बर्बाद हो जाते हैं इस चीज में कि सही क्या करना है। तो मैम, अगर मुझे आपसे बहुत लेमन लैंग्वेज में समझना हो कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है?
देखिए, साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो ये एक ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मुझे लगता है हर किसी की अपनी-अपनी भूमिका होती है, वैसे जी। काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट एंड हुँ, साइकोलॉजिस्ट की। हुँ, और तीनों की भूमिका ही बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है। जी, जहाँ आपको एक मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ हुँ, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाता है। जी, थेरेपीज़ के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है। लेकिन जो हमारी, हम कह सकते हैं एक माइंडफुल काउंसलर की बात की जाए, हुँ, तो यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ, या फिर कह सकते हैं साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जी, एंड स्पिरिचुअल विजडम एंड प्रैक्टिकली लाइफ के जो एस्पेक्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उस पर्सन पर काम करते हैं। ठीक है। और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ किसी एक समस्या पर ध्यान देना नहीं है, हुँ, हमारा काम है उसकी होल लाइफ पर काम करना, जी, उसकी स्टेबिलिटी पे, यानी कि हुँ, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पे, हुँ, ताकि उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो डिसबैलेंस ना हो। वेरी गुड। हुँ, वो इस तरीके से काम हुँ, करते हैं कि वो इंसान ये समझे कि हाँ, ये मेंटल स्टेबिलिटी, लाइफ में अप्स एंड हुँ, डाउन कितने भी हुँ, आए, हुँ, स्ट्रेस हो, हुँ, एंजाइटी, हुँ, दिक्कत ना हो, लेकिन हाँ, लाइफ में बैलेंस डिसबैलेंस हो लाइफ, हुँ, लेकिन लाइफ स्मूथ चले, जी, आपके ऊपर उसका इफेक्ट ना हो। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स को आप नहीं रोक सकते, मैं भी हुँ, नहीं रोक सकती हूँ। जी, मेरी लाइफ में भी मैं प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकती, किसी और हुँ, की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स को जी, नहीं रोक सकती हूँ हुँ, मैं। तो हमारा काम है हुँ, कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, हुँ, लेकिन आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो हुँ, कि आप अपनी चीज़ों को टैकल कर पाओ। हुँ, हमें किसी को छड़ी नहीं बनाना है, जी, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हुँ, मैं नहीं चाहती कोई मेरी छड़ी बने। हुँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इतनी मेंटल स्ट्रेंथ, इतनी पावर दे दूँ हुँ, कि वो खुद अपनी चीज़ों पर काम टैकल कर करे, पाएँ। जी, खुद अपना आंसर ढूँढे। हुँ, हम उसे ना आंसर ढूँढने में मदद हुँ, करते हैं। यू आर द आंसर। यू आर द आंसर, ये एग्ज़ैक्टली। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ठीक है, इम्पोर्टेंट ठीक है, टारगेट है, ठीक है। मैसेज भी है कि आप खुद अपने आंसर जी, हो। आज की जो जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन, बड़ी फ़ास्ट लाइफ़ है। हुँ, और फ़ास्ट लाइफ़ जब आती है, सोशल मीडिया का प्रेशर, आस-पास के बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। इतने प्रेशर में सर्वाइव कैसे करें? हुँ। सर्वाइव कैसे करें? अब यहाँ पे बताइए, जेन ज़ीस कैसे सर्वाइव हाँ करें? जी। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ हमें डिफ़िकल्टीज़ दे रही है, हुँ, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, जी। वो कुछ पैटर्न्स होते हैं आपके, डेली लाइफ़ के हुँ, पैटर्न्स। आपको उन पैटर्न को समझना पड़ेगा। हम काम ही इसी चीज़ पे करते हैं कि हम आपके सबसे पहले देखते हैं कि आप सुबह से लेके शाम तक किस पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, और परफ़ेक्ट। उस रिपीटेड पैटर्न से आपके जीवन में क्या अच्छे बदलाव आ रहे हैं हुँ, और क्या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशंस अराइज़ हो रही हैं। जी। और जब हम उन पैटर्न्स को देखते हैं, तो तब हम उन चीज़ों को वहाँ से ब्रेक करते हैं। हुँ, तो ये जेनजीज़ मान लीजिए, या फिर बाकी अदर पर्सन्स भी मान लीजिए, हुँ, कि आपको जो प्रॉब्लम दे रही है चीज़ें, उस पैटर्न को ब्रेक करो। बिल्कुल। और हमारा काम भी वही है, ब्रेक करना। जी। ब्रेक करो और आगे बढ़ो और अपनी हुँ, चीज़ें एक्सप्लोर करो। हुँ, क्योंकि उनके पास बहुत क्षमताएँ हैं, हुँ, जेनज़ीज़ के पास। मुझे हुँ, लगता है हमारे पास नहीं है इतनी। हुँ, उनके पास एबिलिटीज़ बहुत हैं, उनके पास हुँ, जुनून बहुत है, उनके पास जोश बहुत है। हुँ, और बस वो सही डायरेक्शन में और चला जाए, तो हुँ। मज़ा आ जाए जीवन का, मुझे एग्ज़ैक्टली लगता और है। देश भी अच्छा देश बने, ग्रो करे देश ग्रो हमारा, करे। एग्ज़ैक्टली। देश ग्रो करे और हुँ, इंडिया उस लेवल हुँ, पर जाए हुँ, जहाँ मैं कह रही हूँ कि हुँ, मोदी जी हुँ, सोच रहे हो, या फिर कोई हुँ। भी जो विश्व गुरु की बात करते हैं वो कोई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो हम बात करते हैं वो बन जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। मुझे यकीन है इस चीज़ का। अगर 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 कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है, निराश है और उसे लगता है कि मुझे आज ही सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए हुँ, और वो इंसान अगर ये वीडियो, ये पॉडकास्ट देख रहा है, हुँ, अगर आप उसको कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी? हुँ। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। ये रिश्ते हों, चाहे सिचुएशंस हों, चाहे जीवन की कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आप अगर हैं इस सृष्टि पर, जी। तो ये सब चीज़ें हैं। हुँ, आप नहीं हैं, हुँ, तो कुछ भी नहीं है। हुँ, और आप ही इन हुँ, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी लाइफ में चीज़ें हैं, ठीक है। आप ही अपने जीवन के निर्माता हो, हुँ, आप ही क्रिएटर्स हो। हुँ, तो जब आप ही हो सब कुछ, तो क्या प्रॉब्लम और क्या सिचुएशन और क्या ही दिक्कत है। हुँ, तो ये कह सकते हैं कि आप अगर उस स्टेज पर है कोई पर्सन, तो मैं यही कहूँगी, एक और बार शुरू करिए अपने आप को, नए तरीके से, नए पैटर्न से, और फिर देखिए, कनेक्ट करिए एक बार मुझसे। मुझे लगता है कि मैं हुँ, डेफ़िनेटली वो ऊर्जा हुँ,
और वो वाइब्रेशंस और वो हमारी बॉन्ड बिल्कुल क्रिएट हो सकता है, जिससे एक पर्सन अपनी लाइफ को एक और बेहतरीन तरीके से देख सकता है, क्योंकि हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है ना जीवन को देखने का, और वो उसी पर्सपेक्टिव से अपने जीवन में निराशा भी देखता है और आशा भी देखता है। और जब उस निराशा और आशा को हम चेंज कर दें एक अच्छे लेवल पे, यानी कि उसे एक आशावादी इंसान बना दें, तो डेफिनेटली वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, अगर कोई इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, कंसल्टेशन लेना चाहता है, करियर से रिगार्डिंग हो, लाइफ से रिगार्डिंग है, किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकता है? देखिए, हमारी सर्विसेज हैं जिसमें 1-to-1 काउंसलिंग है, जिसमें हम कॉर्पोरेट्स पे भी काम कर रहे हैं, हम सेमिनार वेबिनार्स पर भी काम कर रहे हैं, और हमारी क्लासेस भी हैं होती हैं। और जो जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वो कनेक्ट कर सकता है, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल उसे वादा कर सकती हूँ कि एक बार ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, एक और मौका देने के लिए किसी ऐसे इंसान से जो सच में आपको सही करना चाहता है। क्योंकि मेरी लाइफ का जो सच में एक कह सकते हैं जो एम है, वो ये है कि जहाँ भी जिस भी जगह पर कोई भी इंसान परेशान है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। एक्चुअली मैं आपका एक इंसिडेंस बताती हूँ कि कोई बच्चा या कोई भी पर्सन मुझे कॉल करता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कॉल मेरे पास ही आता है, और उसने ये चीज़ बोल दी कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मेरा माइंड उसी वक्त एक चैलेंज ले लेता है कि अब इस बंदे ने फ़ोन किया है ना, और जब ये बंदा फ़ोन रखे, ये पूरी तरीके से इसका माइंड चेंज होना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाना चाहिए अभी के लिए, फिर उस पर आगे काम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वो जो जिस डायरेक्शन में है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा मेंटल लूप में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, yes. वो फ़ोन रखे तो मुझसे कहे कि मैम नाउ आई एम ओके। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि लाइफ में कुछ है। तो उस ऊर्जा के साथ जब वो पर्सन मुझे कॉल करता है, तो मुझे लगता है वो ऊर्जा मुझे उसे देनी है, क्योंकि उसने वो आया ही इस वजह से मेरे पास। और नॉर्मली मेरे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो मेरा यही, मैं उनके साथ ही वही करती हूँ। गुंजन मैम, एक सवाल का जवाब दीजिए। आजकल क्या हो गया हम लोगों को कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम इंटरनेट पर सर्फ करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, वो हमें बताता है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। सेल्फ डायग्नोसिस ट्रेंड एक चल चुका है। ये डायग्नोस करना अपने आप को, देखिए सेल्फ एनालाइजिंग करना बेहतर चीज़ है, लेकिन डायग्नोस करना ये काफ़ी आपको यहाँ लेके जा सकती है। ये मैंने पहले बताया कि खुद के पोषण या खुद का पोषण ले रहे हो या दूसरों का पोषण इस तरीके से ले रहे हो कि उसने आपको समझा ही नहीं है और आप उससे राय ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप जो भी राय लोगे, मुझे लगता है वो आपके लिए वर्थ तो नहीं होने वाली है। तो आप क्यों ना पर्सन से कनेक्ट करो जो सबसे पहले वो आपको समझे, आपकी चीज़ों को समझे, आपको संभाले, आपके इमोशंस को समझे, उसके बाद वो आपको बताए कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम यही है। गुंजन मैम, आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, क्या बता सकती हैं उन किताबों के बारे में? अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ हमें। हाँ बिल्कुल, ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी इस वर्ल्ड के लिए, ओनली यू, और सेकंड मेरी बुक है लाइफ इन 3 वर्ड्स। ओके, लाइफ इन 3 वर्ड्स। लाइफ इन 3 वर्ड्स क्या है वो 3 शब्द? लाइफ इन 3 वर्ड्स, ये बुक को पढ़ने के बाद ही पता चलते हैं। ये एक थोड़ा सा राज है इसमें, लेकिन यस, ये बुक लाइफ इन 3 वर्ड्स की पहले अगर मैं बात करूं तो ये साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल गाइडेड पर है। यानी कि आपको इसमें ये समझ में आएगा अपनी डेली लाइफ में आप किस तरीके से अपने पैटर्न पे काम कर सकते हो, अपने पैटर्न को किस तरीके से ब्रेक करना है, उसको रिपीट करना है, कैसे स्पिरिचुअल वे में आप चीज़ों को समझोगे, कैसे आपको साइंटिफिक वे में चीज़ें समझ में आएंगी। हर एक टॉपिक को बहुत डीपली डिस्क्राइब किया गया है, और हर पर्सन, इसकी स्पेशल बात यह है कि हर पर्सन अपने आप से रिलेट करेगा इसे। हर इंसान अपने आप से रिलेट करेगा, हर एक पर्सन इसे अपने आप से रिलेट करेगा, और ये समझा कि ये मेरे ऊपर ही है। ओके, सो आई हैव दीस 2 बुक्स। फर्स्ट इज लाइफ इन 3 वर्ड्स, एंड ये हमारी गीता चौधरी मैम ने लिखी है और बहुत खूबसूरत लग रही है मैम इसमें फोटो में। ओनली यू तो मेरी फर्स्ट बुक ओनली यू है। यस, ये मेरी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि आप ही हो अपने जीवन के निर्माता। ओके, ओनली यू कैन डिस्कवर द रियल यू, कि आप कौन हैं। ये किताबें ऑनलाइन भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर। अगर आप चाहें तो इन किताबों को वहां से भी पढ़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इन किताबों को जरूर पढ़ूंगा। अब हम मुझे लगता है यू शुड रीड। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज सुनी कि जो काउंसलिंग है, इट्स अ अर्बन एलाइट कॉन्सेप्ट। अमीरों के चोंचले हैं काउंसलिंग, गरीब अपना आराम से कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है, और बहुत महंगा होगा, हम कैसे करेंगे? तो जो लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग एक महंगी चीज है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, काउंसलिंग महँगी चीज़ है ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज़्यादा महँगा तो आपका जीवन है, ओह सबसे माय गॉड, पहली व्हाट अ चीज़। ब्यूटीफुल आंसर, वेरी यस, गुड। और अगर आप उसमें ही उलझे हुए हैं, जी। तो मुझे लगता है कि फिर आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से प्रोवाइड की हैं, फ्री में भी काउंसलिंग की है, डिस्काउंट में भी काउंसलिंग की है। जैसी सिचुएशन हो, जैसी परिस्थितियाँ हों, हमने चीज़ों को किया है और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में वो हमसे कनेक्ट करें, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसी एबिलिटीज़ अपने अंदर दें कि जैसे मैंने उस लड़के की बात बताई थी, एग्जैक्टली, जिसके बारे में आज हमने बात की। हमने बात की थी जी। कि उसने किस तरीके से मेरे इन्वेस्टमेंट को रिटर्न किया, यस। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है वो रिटर्न पैसा ही होता है। आप हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कुछ भी मतलब कुछ ऐसा बेहतरीन रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिससे हमें लगे कि हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर रहा। तो मैं ये चाहूँगी, वरना ऐसा नहीं कि कोई भी आया और वो लेकिन चाहता नहीं है, इन्फ्लुएंस होके आया लेकिन वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उसको इतना इन्वेस्ट करूँगी। तो बिल्कुल। मुझे ये चाहती हूँ मैं कि हर बच्चा, हर पर्सन वो पहले अपने बारे में सोचे कि मुझे चेंज होना है। मुझे अपने अंदर बदलाव लाने हैं और मुझे उस पर्सन से कनेक्ट करना है। बिल्कुल। जी। आई एम डैम श्योर, मैं इस चीज़ का वादा करती हूँ कि बदलाव ज़रूर आएंगे। बदलाव जरूर आएंगे। गुंजन चौधरी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या गुंजन चौधरी को अपनी जिंदगी में कभी भी किसी ना किसी चीज का मलाल रहा? मलाल मलाल तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मेरे जीवन की पास्ट की रही हैं, मुझे लगता है अगर मैं उनका मलाल करूँगी तो आज मैं जो हूँ वो शायद मैं नहीं होती। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से जो भी मेरे जीवन में लैकिंग चीज़ें रही, लैकिंग पॉइंट्स रहे, या फिर ये कह सकते हैं जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे, सर्वाइविंग पॉइंट्स रहे, जी। वही मेरे जीवन में मैं हूँ आज। और मुझे बहुत मज़ा आता है अपने साथ, जो मैं बनी हूँ और जो ईश्वर ने मुझे बनाया है ना, जिन परिस्थितियों से, ये सच बात कही गई है जी। कि जब आप सफल होगे तो क्या सुनाओगे लोगों को? लाइफ में ट्रेजेडी तो होनी चाहिए, एग्जैक्टली, मसाला होना चाहिए। मसाला होना बिल्कुल। चाहिए। तो जब वो नहीं होगा तो फिर लोगों को क्या बताने वाले हो कुछ आप? गा सकती हैं हमारी ऑडियंस के लिए, कुछ भी जिंदगी पे कोई ओह गाना अगर माय आपके गॉड, दिमाग में वो हो? तो मुझे नहीं आता। प्लीज डू। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द ले सको तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट इट वाज विद गुंजन चौधरी जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के थैंक लिए। यू आयुष, आई मुझे बिलीव सच आप में दोबारा आएंगे एंड डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ऑल डेफिनेटली। दीज थिंग्स। आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आई थिंक एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कितनी जरूरी है। गुंजन मैम ने बहुत डीप में समझाया कि जो भी जिंदगी में परेशानियां हैं उसका सोल्यूशन है, और लास्ट में जाते जाते उन्होंने बताया, जो शुरू में भी बताया था, यू आर द आंसर, यू आर द आंसर। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिए अपनी जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और आज हमने गाने से भी सीखा कि जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच गाइस।